रूस और यूक्रेन की जंग के अलावा एक जंग अफ्रीका में और शुरू होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं और ये जंग अफ्रीकी देश नाइजर में को लेकर के शुरू हो सकती है। नाइजर में 26 मई को सैन्य तख्ता पलट हुआ था। उसमें राष्ट्रपति गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने नाइजर के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बाजूम को अपदस्थ कर सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही नाइजर के लोग, हम जो जनता है वो रूस और चीन की झंडी लेकर जश्न मना रहे हैं। इस दौरान पूरे नाइजर में बड़ी संख्या में अमेरिका और फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। नाइजर के लोग इसे दूसरी आज़ादी बताएं। उनका मानना है कि पश्चिमी मुल्कों की ग़ुलामी के बाद अब ये सही वास्तविक जो आज़ादी है वो हासिल हुई है। अफ्रीका के ही बुर्किना फासो और माली जैसे देश खुलकर रूस के समर्थन में नाइजर की मदद कर रहे हैं। ऐसे में नाइजर के खिलाफ जारी युद्ध के पूरे अफ्रीका में फैलने की आशंका है और सवाल उठ रहे हैं कि वर्षों से उपेक्षा का शिकार नाइजर में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए अमेरिका और रूस मारने को उतार हुआ है। अफ्रीका में अमेरिका के दोस्त माने जाने वाले पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समूह इकोवास ये ECOWAS नाम से एक संगठन है ने नाइजीरिया के खिलाफ सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की धमकी भी दी है। इकोवास की वर्तमान में अध्यक्षता नाइजीरिया के पास है। इस बीच नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम ने अपने देश की संसद में से नाइजर के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर सहमति मांगी है। दूसरी ओर अफ्रीकी संघ भी अमेरिका के इस कदम मिलाते हुए नाइजर के खिलाफ आग बबूला है। नाइजर चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ देश है। यह पश्चिम अफ्रीका में अल्जीरिया के दक्षिण में स्थित है। इस देश की कुल आबादी 12,67,000 वर्ग किलोमीटर है। नाइजर 1960 में आज़ाद हुआ था। यह देश जातीय शांति, गंभीर सूखे की स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त है और इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। बढ़ती जनसंख्या भी इस देश के लिए एक परेशानी का सबब बताई जाती है। नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा है। नाइजर की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद नाइजीरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। नाइजर के पर कब्जा के लिए मछली खींचतान के पीछे इसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। नाइजर के पास प्राकृतिक संसाधनों में यूरेनियम, कोयला, सोना, आयरन और टिन, फास्फोट, पोटेशियम, नमक और जिप्सम मौजूद है। यहाँ पर यूरेनियम की बहुत बड़ी खदानें हैं। इस बीच मानना यह है कि अमेरिका की स्थिति अब धीरे धीरे ब्रिटेन की तरह होती जा रही है। दुनिया भर के वे देश जो उसके प्रभाव में थे अब आज़ाद होकर सरकारें चलाना चाहते हैं। यही एक वजह है जैसे अमेरिका के पैरों की ज़मीन इस वक्त हिली हुई है। नाइजर के पास बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। नाइजर के पास तेल का भी अच्छा भंडार है। जो जानकार है उनका मानना है कि अगर नाइजर स्थिर रहा तो आने वाले दशकों में उसके पास अफ्रीका का सबसे ताकतवर देश बनने के सभी गुण मौजूद हैं। 2010 में नाइजर दुनिया में यूरेनियम का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश था और दुनिया के कुल उत्पादक में उसका योगदान 7.8% था। हालांकि यूरेनियम की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव नाइजर की अर्थव्यवस्था लवी अस्थिरता का कारण बनता है। खनन क्षेत्र कोयला, सोना, चांदी, चूना, पत्थर जैसे सीमेंट, जिप्सम, नमक और टिन जैसे अन्य खनिज वस्तु भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। नाइजर की सीमा समीरा हिल खदान का वास्तविक जो मालिक है वो कनाडा के पास है। इस खदान की 80% हिस्सेदारी कनाडा की कंपनी के पास है। वही नाइजर सरकार के पास 20% हिस्सेदारी है। समीरा हिल खदान देश के एकमात्र औद्योगिक सोने का खनन किया जाता है। इस खनन से 2009 में 1770 किलो और 2010 में 1596 किलो सोना निकाला गया था। सिमाफो ने समीरा हिल में 2 नए सोने के क्षेत्र और पता लगाए हैं। अच्छा, ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा
दौलतमंद इलाका है, नीजर या नाइजर जो भी इसको बोला जाए। यहाँ पर इस वक्त सैन्य तख्ता पलट हुआ है और जो पहले वहाँ के कमांडर थे, राष्ट्रपति के जो गार्ड थे, उन्होंने जनरल अब्दुल-रहमान शियानी इनका नाम है, उन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अब्दुल-रहमान शियानी ने खुद को नाइजर का नया नेता घोषित कर दिया है और बयान जारी करके उन्होंने इस बारे में सारी डिटेल टेलीविज़न पर बयान कर दी थी। 50 साल के हैं अब्दुल-रहमान शियानी और इन्होंने जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बाज़ूम, उनको तख्त से हटा दिया, हुकूमत से बाहर कर दिया है और अब ये इस वक्त उनकी ही सरकार है। अच्छा, इस तख्ता पलट को लेकर के फ्रांस बहुत परेशान है क्योंकि ये जो मुल्क है नीजर, ये फ्रांस की कॉलोनी रहा है और हम एक नक्शे से बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका के देशों में किस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑक्यूपाइड करके रखा, उनको पूरे अफ्रीका पे उनका कब्जा था। उसमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा फ्रांस और यूके यानी ब्रिटेन के पास था, बाकी और इससे कोई पुर्तगाल के पास, किसी पोलैंड के पास, कभी हंगरी के पास, इस तरह से इनके अपने कब्जे थे। अब चूँकि ये जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो दुनिया के और हिस्सों में भी इतना नहीं है। जैसे जिप्सम है, यूरेनियम है, कोल है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़े भंडार हैं इसके। फ्रांस को यहाँ से बहुत सारा मदद मिलती थी, यूरेनियम मिलता था। अब फ्रांस को वहाँ से कर दिया गया है बेदखल एक तरह से। फ्रांस ने अपने जो सैनिक थे बाहर निकाल लिए, कुछ सैनिक उसके भी बाकी बताए जाते हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क बेनिन, ये नीजर के पड़ोस में एक कोई मुल्क है बेनिन, वहाँ अमेरिका और फ्रांस ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। इसको देखते हुए रूस भी आगबबूला हो गया है और चूँकि रूस में अभी अफ्रीकी देशों का एक समिट हुआ था जिसमें कई सारे मुल्कों के लोग जो राष्ट्रपति वगैरह थे और प्रतिनिधि थे वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की थी। उस दौरान पुतिन ने अफ्रीका के 6 मुल्कों को एक लंबी चौड़ी मदद का भरोसा दिया था। जितना भी उन पर रूस का कर्जा था वो माफ़ कर दिया, साथ ही अगले 6 महीने तक उनको बिना किसी भुगतान के और आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो रूस का होगा। उसके साथ उन्होंने अनाज की जो को जो देने का है वादा कर दिया है, गेहूं और चावल उसमें शामिल है, ये मुफ्त में रूस उनको इन मुल्कों को देगा जो 6 अफ्रीकी देश हैं। अब रूस का इन देशों में बहुत दखल बढ़ता जा रहा है और चूँकि इस वक्त जो हम पहले भी अपनी रिपोर्ट्स में बताते रहे हैं, नए वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त तैयार हो रहे हैं। कोरोना के बाद दुनिया जो है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है और तब्दीली के सबब नए वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहे हैं। उसमें एक ग्रुप रूस का है और दूसरा ग्रुप अमेरिका का है और अमेरिका के साथ जो नेटो कंट्रीज़ हैं यूरोप के वो शामिल है, कुछ अफ्रीका के देश शामिल हैं, एशिया के देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ के शामिल हैं। वहीं रूस के साथ में चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये 3 देश पूरी तरह से खुलकर हैं। इसके अलावा जो अरब के मुल्क हैं, अरब के मुल्कों में बड़ी बेचैनी थी, अमेरिका के प्रेशर से वो निकलना चाहते थे और तकरीबन अब वो निकल चुके हैं। चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करके उनकी दोस्ती कराई। उसके बाद से पूरे अरब में सारे मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो ये जो अरब का जो खत्ता है, मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है, वो तकरीबन रूस और चीन के साथ है। इसी तरह से सेंट्रल एशिया के मुल्क जिसमें तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कई सारे मुल्क हैं, वो भी रूस के ग्रुप में शामिल हैं। तो ऐसे में ये नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने आगे चल के जो टकराव है अगर वो बढ़ते हैं तो फिर पूरी दुनिया पर इसका असर होगा और दुनिया में ये जंग कई सारे मुल्कों में फिर, क्योंकि जो साथी मुल्क है वो भी जंगों में कूदेंगे जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, तो उसके अंजाम बड़े ख़तरनाक होंगे। अब ये अफ्रीका के जो नीजर मुल्क है, नीजर में रूस ने अपना सीधा दखल कायम कर दिया है। वहाँ पर प्रोगेजन की जो वैगनर आर्मी है, रूस की प्राइवेट आर्मी है, जिसको ठेके पर एक तरह से काम करती है वो, जिसने पिछले
महीने एक तरह से रूस के ख़िलाफ़ भी बगावत कर दी थी, वो आर्मी भी वहाँ पर पहुँच गई है और उसके साथ नीजर का एग्रीमेंट भी सुरक्षा को लेकर के हो गया है। और वो जो प्रोविजन की जो आर्मी है वैगनार, वो वहाँ पर नीजर में ट्रेनिंग देगी और पेट्रोलियम जो उत्पादन जहाँ होता है और यूरेनियम जहाँ पर खदानें हैं उसकी सुरक्षा उनके पास में रहेगी। यानी नीजर का जो यूरेनियम है वो अब रूस के कंट्रोल में रहेगा। इसको लेकर के अमेरिका और फ्रांस बहुत परेशान है और वो इस वक्त वहाँ पर जंग शुरू करने के मूड में है और उन्होंने अपनी जो सेना है वो भी डिप्लॉय किए हैं। साथ में अफ्रीका के जो और देश हैं जिनमें नाइजीरिया शामिल है। नाइजीरिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है सीरिया के हिसाब से और उसके पास भी रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इनका जो एक समूह बना हुआ है, संगठन है, उसने नीजर के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया है। वही नीजर के साथ में उसके पड़ोसी कई सारे देश वो साथ में हो गए, रूस साथ में। तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। नीजर के राष्ट्रपति ने जो अभी सेना के जो कमांडर हैं उन्होंने टेलीविज़न पर अपने मुल्क की जनता से कहा है कि वो देश की आज़ादी के लिए, देश की इंडिपेंडेंस के लिए अपने तैयार रहे, जंग हो सकती है। थोड़ा सा और बता दें को 1990 के बाद अफ्रीका के इस क्षेत्र में तख्ता पलट की 27 घटनाओं में से 78% जो घटना है वो पूरी फ्रांसीसी उपनिवेशों में हुई हैं। ऐसे में राजनीतिक जो जानकार हैं उनका मानना है कि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद या उसकी विरासत इसके लिए जिम्मेदार है। तख्ता पलट की इन तमाम साजिशों से जुड़े विश्लेषण जो आते हैं वो सही मानेंगे। साल 2022 के सितंबर में माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह मोगा को इस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया था। कर्नल मोगा कहते हैं कि फ्रांस ने माली की पीठ पर छुरा भोंका है। उनका मानना है कि फ्रांस ने नैतिकता का त्याग कर दिया और वे नए उपनिवेशवाद की नीति पर अमल कर रहा है। बुर्किना फासो में भी फ्रांसिस विरोधी जो विचार हैं वो फल फूल रहे हैं। वहाँ की सेना भी फ्रांस के ख़िलाफ़ है और बुर्किना फासो फ्रांस की सेना को फ्रांस में अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इसी साल फरवरी में फ्रांसीसी सेना को बुर्किना फासो से देश छोड़ना पड़ा था। उन्होंने आदेश दे दिया था वहाँ की जो सरकार है मुल्क छोड़ने के लिए। नीजर, बुर्किना फासो और माली का पड़ोसी देश है। नीजर के राष्ट्रपति बाजूम और आरोप है कि फ्रांस की कठपुतली थे जो हटाए गए हैं वो राष्ट्रपति। और उन्हें सत्ता से हटाए जाने के बाद सैनिक प्रशासक अब्दुर्रहमान चियानी ने अब फ्रांस के साथ 5 जो अहम सैन्य करार थे वो रद्द कर दिए हैं। सेना के सड़कों पर आने और राष्ट्रपति को हटाने के बाद लोगों सिर्फ उनका जोर शोर से स्वागत किया। नीजर में फ्रांस में मौजूद फ्रांस के दूतावास पर भी हमले हुए और वहाँ पर आग लगा दी गई थी। कुछ लोगों ने वहाँ पर बम वगैरह भी फेंके थे और फायरिंग भी की थी। ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं उससे काफ़ी चीज़ें जानकारी की मिलती है। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद ने ऐसा राजनीतिक तंत्र खड़ा किया था इन मुल्कों में जिसका मकसद बहुमूल्य अफ्रीकी संसाधनों को निकालने के साथ ही आम लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद भी यही करता था, लेकिन फ्रांस का रवैया कुछ अलग रहा। अफ्रीका में पूर्व उपनिवेशवादियों को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन फ्रांसीसी हस्तक्षेप से निजात नहीं मिली। कई सारे लोग मानते हैं कि फ्रांस अपने पूर्व उपनिवेशकों को सियासत और अर्थव्यवस्था में भरपूर हस्तक्षेप करता है। उनकी जो अंदर के मामला होते हैं उनमें पूरी तरह से हस्तक्षेप करता है। 9 में 7 पूर्व उपनिवेश अब भी फ्रांसीसी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इस करेंसी की गारंटी फ्रांस देता है। ये फ्रांस के आर्थिक दखल का सबसे बड़ा सबूत है। फ्रांस ने यहाँ ऐसे कई समझौते भी किए जिनके ज़रिए वह अपनी पूर्व कॉलोनियों में अलोकप्रिय लेकिन फ्रांस के हिमायती नेताओं को सत्ता में बनाए रखता है। ऐसा करके फ्रांस ने कई बार भ्रष्ट नेताओं का साथ दिया। ऐसे नेताओं में 4 के पूर्व राष्ट्रपति, बुर्किना फासो को पूर्व राष्ट्रपति
का नाम लिया जा सकता है। भ्रष्ट नेताओं की वजह से इस क्षेत्र में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया। तो ये जो फ्रांस का जो दखल रहा है इन अफ्रीकी देशों में, अब वहाँ की जो अवाम है वो इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। सेना ने तख्ता पलट कर दिया। इससे परेशान होकर के फ्रांस और अमेरिका, ये दोनों मुल्क मिल करके वहाँ जंग छेड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया नीजर में बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी भरमार है और उसकी ज़रूरत अमेरिका को भी है और फ्रांस को भी है। रूस ने यहाँ पर अपनी एंट्री कर दी है, क्योंकि जैसा हमने नए वर्ल्ड ऑर्डर का बताया, तो नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अब रूस पहले जैसा रूस नहीं रहा है। वो बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत बड़ी फ़ौज है, बहुत सारे उसके पास और चीज़ें हैं। उसकी करेंसी बहुत मजबूत हुई है। जंग के दौरान जैसा उम्मीदें की जा रही थी कि यूक्रेन की जंग के दौरान फ्रांस तबाह हो जाएगा, वहाँ की करेंसी डाउन हो जाएगी और वो घुटने टेक देगा अमेरिका और इनके सामने, तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हुआ है। इस वक्त बताया जाता है कि रूस के पास जितनी दौलत जमा हो गई है वो दौलत रखने के लिए उसके पास बैंकों में जगह नहीं बची है, और इसीलिए वो अपना जो लेन देन है दूसरे मुल्कों से जिससे भी मुमकिन हो रहा है वो दूसरे देशों की, जैसे चीन की करेंसी में लेन देन कर रहा है। जैसे भारत से अभी पेट्रोल ख़रीदा जा रहा था तो भारत रूस के पैसे में भुगतान नहीं करता था, बल्कि वो चीन की करेंसी में भुगतान कर रहा था। इसी तरह से रूस के पास एक मौका है, वो अपनी एंट्री करा चुका है और वहाँ पर क्या हालात बनते हैं ये देखने को आगे मिलेगा। वहीं एक और ख़बर है, वो है अरब देशों से, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि अफ्रीका से पहले एक जंग ईरान के साथ अमेरिका की शुरू हो जाए। ईरान के जो समंदरी इलाका है, तो फ़ारस की खाड़ी जो कहलाता गल्फ ऑफ पर्शिया, उसके करीब में 3000 सैनिकों की तैनाती अमेरिका ने की है। इसके अलावा उसके कई सारे पोत वहाँ पर जो नेवल फोर्स के हैं वो तैनात किए गए हैं। तो इसको लेकर के ईरान की सबसे सीधे सीधे धमकी आई है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, हमारे सरहद में दाखिल होने की कोशिश की, तो वहाँ पर जंग के हालात बन सकते हैं। यमन ने भी इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। यमन ने कहा है कि अगर अमेरिका के सेना या अमेरिका के पोत हमारे समंदरी इलाके में दाखिल हुए तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा और हम उस पर हमला कर देंगे। तो वो कहीं ऐसा ना होगा अफ्रीका के साथ साथ एक जंग, क्योंकि अमेरिका और यूके ये ऐसे मुल्क हैं जिनका गुजारा नहीं हो सकता बगैर जंगों के। दुनिया में जो भी आतंकवाद है, जो भी जंगें हैं, जो भी कुछ बुराइयां देखने को मिलती हैं, वो इन दो देशों की वजह से ख़ास तौर से मिलती हैं। बाकी यूरोप के देश इनकी कठपुतली हैं, जैसा अमेरिका और ब्रिटेन बोलते हैं वो बाकी मुल्क उसके साथ में हम करने लगते हैं। अब तक जितने भी इन्वेजन हुए हैं, जितने भी मुल्कों पर कब्जे किए हैं, वो यूरोप और अमेरिका ने किए हैं। रूस ने या अरब के देशों ने कहीं कोई कब्जे नहीं किए। रूस ने या चीन ने भी नहीं किए। चीन की अपनी एक अलग पॉलिसी है, वो उसके तहत काम करता है, लेकिन चीन ने डायरेक्ट जा कर के कंट्रोल किसी देश पर नहीं किया है। लेकिन ऐसा अमेरिका और यूरोप के देशों के बारे में नहीं कह सकते हैं। ये देश हमेशा से ही कब्जा करके अपना गुजारा चलाते हैं और वहाँ पर लूट मार करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तेज़ी न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।